मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या होती है, ये किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं, कहा गया है देयर में बी सम ऑफ द एस्पेक्ट्स, सम ऑफ द इश्यूज व्हिच कैन बी स्टडीड बाय नंबर ऑफ साइंटिस्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर में बी one good theory which can be give a result regarding to a truth of the biological principle. अब biological principle का क्या मतलब था? ऐसी प्रिंसिपल जो बाय नेचर से उस पर्टिकुलर लिविंग बीइंग को लागू पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल क्या दिए थे हमने कि अगर में भी ह्यूमन रेसेस के बारे में सोचते हैं तो कोई एक बॉय या कोई एक मेल जब 10 साल का हो जाता है तो उसके बाद उसे उस समय से बायोलॉजिकली प्रिंसिपल्स थ्रू उसे वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें अपीयर होना शुरू हो जाती, जिसे हम कितना भी कुछ कर ले, कितना भी दवा लिया जाए या कितना भी कुछ साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटली उसके ऊपर कोई भी रूल्स या रेगुलेशन या कोई अगर ऐसी मेडिसिन अप्लाई करे फिर भी ये बायोलॉजिकल रूल नहीं रुकेंगे, वो फॉलो होते ही रहेंगे। तो इसकी सच्चाई क्या है, क्यों इस तरीके से इस ट्रूथ को में भी हम लोग कंसीडर करेंगे, कैसे समझेंगे? तो अकॉर्डिंग टू पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी नोन एज टू बी द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ठीक है, तो कैसे हमने कहा था कि जब कोई एक मेल 10 साल का हो जाता है तो क्या होता है, में भी धीरे धीरे उसमें जो एडल्टरेशन के जो चेंजेस होती है वो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। कौन सी चेंजेस हमने कहा है, आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है, मसल्स स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं, हाइट एकदम से बढ़ के आती है, बॉडी स्ट्रेंथ एकदम से बढ़ना शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद, कुछ साल बाद अपने आप में अपीयर एज एन अ बियर्ड, दाढ़ी आना, मूछ आना। तो लाइक दैट इन ऑल्सो द फीमेल, उसी तरीके से ऐसे ही कुछ लक्षणें होती है, ऐसी कुछ बायोलॉजिकली प्रिंसिपल उस पर्टिकुलर एनिमल में लागू होती है जो हमने कहा हमारी ह्यूमन रेसेस की फीमेल में भी लागू है। ओके, सो तो इस तरीके से जो भी हमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स मिलती है जो बायोलॉजिकल ट्रूथ की तरह, बायोलॉजिकली प्रिंसिपल की तरह हर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को लागू पड़ती है, जिसकी वजह से वो अपने अपने एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के साथ एक नई स्पीसीज के साथ इस अर्थ पर, इस लिविंग वर्ल्ड में ओरिजिनेट हुई है, या हम बोलेंगे कि कंटिन्यूसली डेवलप इनटू अ न्यूअर वन। और ऐसी इसी कैरेक्टर्स की वजह से धीरे धीरे नई नए कैरेक्टर्स में वो ढलती चली गई है। ओके, तो मे भी हमने कहा था कि नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने किस बेस पर स्टडी किए थे, तो मे भी कंसिडरेशन में हमने कहा था कि उसने अलग अलग एस्पेक्ट्स में स्टडी करना शुरू कर दिए थे। कैसे, मे बी जेनेटिकली, अकॉर्डिंग टू जीन्स, इन द जीन्स, ड्यू टू जीन्स, बिकॉज ऑफ जीन्स, फंक्शंस ऑफ जीन्स, यानी जेनेटिकली उसने जीन्स के आधार पर कई अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्राइटेरिया से, अलग अलग थीम से, अलग अलग जिसे बोलेंगे कि रिजल्ट्स के थ्रू उसने स्टडी करना शुरू कर दिया था। दूसरी एस्पेक्ट्स थी इकोलॉजिकल, भौगोलिक, कि किसी एक लिविंग बीइंग का इस अर्थ से क्या रिलेशन है, क्या उस भौगोलिक प्रदेश का उस लिविंग बीइंग पर क्या असर होता है, या किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को ओरिजिनेट होने में किसी भौगोलिक प्रदेश का कोई हाथ है, कोई पार्टिसिपेशन है। चलो, तीसरा एनाटॉमिकल, कोई लिविंग बीइंग से जो नई नई स्पीसीज में ढलती चली जा रही है तो उसके लिए क्या, उसके एनाटॉमिकल चेंजेस, उसके इंटरनल चेंजेस नेसेसरी हैं, उसके इंटरनल जो लाइफ प्रोसेसेस है या मे बी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो कॉज है, क्या वो कारण बनी है। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल का मतलब हमारी जियो पर, अर्थ पर ऐसी बहुत सी रीजन है, ऐसी बहुत सी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटिव कैरेक्टर्स है। कौन सी, तो रिवर्स है, ओशंस है, एज फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, वैलीज है, आइसलैंड्स है, पोलर रीजन्स है। तो इनकी वजह से भी क्या कोई नई स्पीसीज ओरिजिनेट होती है, इसके बारे में सोचा, इसके बारे में स्टडी किया है। देन पैलेंटियोलॉजिकल, अगर कोई लिविंग बीइंग डेथ कॉज कर जाता है तो उसकी आफ्टर डेथ के बाद जो कुछ बचा कुचा, जिसे हम पैलेंटियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ द रिमेन्स, अवशेष जिसे बोलते हैं, तो उस अवशेष के आधार पर हमें क्या पता चलता है, क्या इन अवशेष के आधार पर ऐसा कुछ नोन कर सकते, ऐसा कुछ वेरीफाई कर सकते कि जिसकी वजह से शायद नई स्पीसीज किस तरीके से एक अवशेष से जो दूसरी अवशेष तक
मे भी उनमें डिफ्रेंसिएशन है या कुछ इवोल्यूशन है, कुछ चेंजेस है, जिसकी वजह से, जिसके आधार पर कोई एक नई स्पीसीज निर्माण हुई है या मे भी इवॉल्व हुई है। सो इसी बेस पर इस मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को बेस किया गया, लेकिन इन्हीं फील्ड के आधार पर, इन इश्यूज के आधार पर इस मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के लिए 5 की फैक्टर बनाए गए या 5 की फैक्टर सोचे गए। कौन से? तो पहली है मे बी जीन म्यूटेशन। आपने नोट किया था, कहा था हमने 1 मार्क या 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप दैट इज इन अ जीन्स, ठीक है। चलो दूसरा, म्यूटेशंस इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर। अलग अलग स्पीसीज का क्रोमोसोम नंबर कैसे होता है? अलग होता है। देन नेक्स्ट वन, द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस। यस, देयर आर two types of genetic makeup or 2 types of the species, but sometimes it is maybe oriented is into hybridization according to genetic recombination into one। कुछ एग्जांपल बता सकते हैं, बोल सकते हैं हम लोग? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूल याद है आपको? MULE, म्यूल, रेकड़ा, ना की घोड़ा ना की गधा, कुछ याद है? 11th में भी हम फर्स्ट लेसन में एग्जांपल दिया, उसमें भी पढ़े थे, और मैंने जेनेटिक मेंडेलियन इनहेरिटेंस में भी हमने इसे एग्जांपल के तौर पर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के तौर पर पढ़े थे। हाँ, ब्लेंडिंग का मतलब अचानक से ऐसा भी कुछ होता है दुनिया में, ऐसा भी कुछ ब्लेंड्स पाई जाती है। तो कैसी ब्लेंड्स पाई जाती है? हॉर्स इज वन अनदर स्पीसीज एंड डोंकी इज वन अनदर स्पीसीज, बट मेल हॉर्स विच कैन बी मेट टू द फीमेल डोंकी and gives rise to be a new generation, but such a new generation is not belong to horse and not to be belong to donkey, mixing of and both characters, but by naturally it is selected only as a sterile individual, sterile नपुंसक, वो अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकता। जो जिस नए ओरिजिनेशन के साथ इवॉल्व हुआ है, नए डीएनए के साथ इवॉल्व हुआ है, नई स्पीसीज करके भलाई नेचर ने उसे सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन वो अपनी अगली जनरेशन नहीं बना पाता। मे बी सर्वाइवल इन द नेचर आ गया, बट नॉट अ सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। डजंट नेचर सिलेक्टेड एट द बेस ऑफ द फिटेस्ट इन अ सर्वाइवल। नेचर ने उसे फिटेस्ट करके नहीं माना, वो स्टराइल रहा है। अपने ही साथ जो नए डीएनए लेके आया था, अपने ही साथ अपनी डेथ के साथ वो अपने डीएनए में भी लेके भी जाएगा, उसके डीएनए नए जनरेशन में नहीं जाएगा। बट इट इज जस्ट one of the example has to be the genetic recombination, mixing of 2 different genetic makeup। चलो, then maybe natural selection। याद है आपको, नेचुरल सिलेक्शन में हमने एक एग्जांपल लिया है, कौन सा? हमने कहा था व्हाइट पेपर मॉथ किसमें कन्वर्ट हो जाती है? बाय सिलेक्टेड बाय नेचर अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। सो ब्लैक पेपर मॉथ नेम मे बी एज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यस, अब ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है? आइसोलेशन, इफ इट इज मे बी अवर एज अ ह्यूमन रेस, बट वी आर आइसोलेट फ्रॉम ईच अदर एज टू बी कंसिडर्ड वन हु हैज द मेल एंड वन हु हैज द फीमेल। यस, हम दोनों ह्यूमन है, फिर भी हम दोनों में कुछ आइसोलेशन है। किस बेस पर आइसोलेशन है? कई सारी कैरेक्टर्स है जिस बेस पर मे भी हम बोलते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, एक दूसरे से सेपरेट है, एक दूसरे से आइसोलेट है, अलग है। किस बेस पर? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की बेस पर, सम ऑफ द बॉडी कैरेक्टर्स की बेस पर, सम ऑफ द बॉडी स्ट्रेन की बेस पर, बराबर है। तो इस बेस पर कई बार हम ऐसे बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पर, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर, एक्सटर्नल अपीयरेंस की बेस पर, राइट। तो ऐसे बहुत सी कैरेक्टर्स हैं जिस बेस पर ह्यूमन इज वन ऑफ द रेस बट विच कैन बी आइसोलेट एज मेल एंड फीमेल। तो उस बेस पर उसने कहा है कि इस पूरी लिविंग वर्ल्ड में अगर कोई एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से आइसोलेट है, अलग है, तो वो रिप्रोडक्टिव की बेस पर अगर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है। लेटर ऑन दिस 5 की फैक्टर may be basically only categorized and studied into the 3 aspects, one who called the genetic variation। अब यही 5 की फैक्टर कौन सी 3 बेसिक एस्पेक्ट्स पर पढ़ी गई है, जानी जाती है? 3 कैटेगराइज में, 3 एस्पेक्ट्स पर। कौन सी? एक कहा हमने जेनेटिक वेरिएशन, जिसमें जीन्स के बारे में सब कुछ आ गया। अगर एक स्पीसीज दूसरी किसी स्पीसीज से ओरिजिनेट हुई है, इवॉल्व हुई है, अलग है,
ढल चुकी है, तो किस बेस पर ढल चुकी है? जेनेटिक वेरिएशन के बेस पर। अब जेनेटिक वेरिएशन के लिए कौन कौन सी रीजन कॉज होती है वो उस जेनेटिक वेरिएशन में हम अलग से पढ़ेंगे। चलो दूसरी उसने इसी कैटेगरीज में जो दूसरी मेन एस्पेक्ट्स डाली है वो है नेचुरल सिलेक्शन। यस, नेचर खुद सिलेक्ट करेगा, किस लिए? सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जीने के लिए जो फिट है वही जिएगा, अदरवाइज नहीं जिएगा। चलो तीसरा दिया है ओनली आइसोलेशन। अलग अलग है हम लोग एक दूसरे से। सिर्फ ह्यूमन में मेल और फीमेल अलग है? नहीं, हमारी पूरी लिविंग वर्ल्ड में जितनी भी नंबर ऑफ स्पीसीज है वो पूरी नंबर ऑफ स्पीसीज किस बेस पर एक दूसरे से अलग है, सेपरेट है। सो ओनली एज कंसिडर द आइसोलेशन। चलो फिर इसने हमें दो डेफिनेशंस पढ़ी। हमने कौन सी दो डेफिनेशंस पढ़ी थी? एक था जीन पूल और दूसरा था जीन फ्रीक्वेंसी। ओके, व्हाट इज मीन एज द जीन पूल? चलो याद है, मैंने एक क्लू छोड़ा था आपके लिए। द टोटल नंबर ऑफ द जीन्स इन ऑल इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। कंसीडर्ड। ये अपना अपना टेक्निक है कि हम किसी डेफिनेशन को, किसी इशू को, किसी थ्योरी को किस तरीके से अपने दिमाग में रखें बिना रट्टा मारे। Considered. What is the gene pool? Total number of genes in all individual in a population. 12 का मान के चलते ये आपका एक पॉपुलेशन है, राइट? इसमें जितने भी इंडिविजुअल्स है काउंट कर सकते कितने, 50 हो 60 हो जो भी विथ मी, ठीक है? तो इनके सब के शरीर के जितने भी टोटल नंबर ऑफ जीन्स काउंट होते हैं उसे क्या नाम देंगे हम? जीन पूल। बिल्कुल उसी तरीके से second definition is the gene frequency. What is the gene frequency? The proportion of an allele in a gene pool or in a total number of the genes in a population. पूरी पॉपुलेशन में जो जीन पूल है या जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स है उसमें से उस एलील का कितना प्रपोर्शन है उसे क्या नाम देंगे? जीन फ्रीक्वेंसी नाम देंगे। वारंवारिता, वो जीन कितनी बार फिर से रिपीट किए पूरी इंडिविजुअल्स में जीन पूल में रिपीट हो रहा है। कंसीडर दैट, सो इज कॉल्ड द जीन फ्रीक्वेंसी। चलो लेटर ऑन पहला इशू हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। कौन सी है पहली एस्पेक्ट्स? फ्रॉम 3 एस्पेक्ट्स एज मेन 3 एस्पेक्ट्स जेनेटिक वेरिएशन। ओके, अब जेनेटिक वेरिएशन में से सबसे पहले वेरिएशन का मतलब क्या है? अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग थ्योरी के बेस पर अलग अलग जिसे बोलेंगे सोच के आधार पर वेरिएशन का कुछ अलग मतलब भी निकलता है। लेकिन हमारे सब्जेक्ट के अनुसार वेरिएशन इज फर्स्ट कंसीडर्ड एज टू बी द चेंजेस, बदलाव। वेरिएशन को पहले अगर हम सोचते हैं तो वेरिएशन यही क्या है? बदलाव है। एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में अगर कुछ बदलाव है, ये बदलाव अगर परमानेंटली रह गए हैं तो दैट इज मे बी कॉल्ड एज टू बी द वेरिएशन। पर ये बदलाव अगर शॉर्टली है तो इट इज नॉट कॉल्ड एज टू बी द वेरिएशन, ओनली चेंजेस। हमारा एग्जांपल लेते हैं। कभी कभी हम लोग कई सारे दोस्त आपस में मिलजुल के रहते हैं, ठीक है? सारे हमारे दोस्तों में से हमारा एटीट्यूड हायर होता है, ठीक है? लेकिन अगर किसी दोस्त से कुछ खास काम हो तो उसे बहुत प्यार से पेश आते हैं। काम निकल जाए, हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए तो फिर से अपने ओरिजिनल एटीट्यूड में आ जाते हैं। जस्ट शॉर्टली चेंज इज कॉल्ड ओनली द चेंज। शॉर्टली चेंज इज कॉल्ड ओनली द चेंज। बराबर है ना? कई दफ़ा होता है हमारे साथ, करते हुए हम जानबूझ के भी करते हैं। ओके, लेटर ऑन व्हाट इज मीन एज द वेरिएशन? वेरिएशन क्या चीज़ है? हमने ऐसा भी सुना है कभी कभी कोई एक पर्सन हमारे जो पहचान का रिलेटिव्स में या कोई भी हमारे सराउंडिंग का, वो पहले बहुत चिड़चिड़ा और इगोइस्ट था, समय के साथ बहुत शांत और शालीन हो गया है। इट इज एन अ परमानेंट चेंज, चेंज हुआ ना, बट इट इज एन अ परमानेंट चेंज, दैट इज कॉल्ड द वेरिएशन। कंसीडर दैट कि चेंज और वेरिएशन में क्या अंतर है। अंडरस्टूड? तो इनिशियली जो बदलाव है उसे चेंज ही बोलेंगे, पर वो परमानेंट अगर हो जाता है, नई स्पीसीज में अगर ढल जाता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? वेरिएशन। कोई एक कैरेक्टर है जो नए से हमें नजर आ रही है पर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए तो चेंज, पर कोई एक नई कैरेक्टर है वो हमेशा के लिए उन्हीं के साथ नई नई पीढ़ी में वही चलती जा रही है, तो दैट मे बी द वेरिएशन। कंसीडर्ड? ओके, सो हियर व्हाट इज मीन एज एक्चुअली द
genetic variation. So simply there may be change in a gene or the gene frequency or the genetic makeup is known as to be the genetic variation. जीन में जीन फ्रीक्वेंसी में या जेनेटिक मेकअप में अचानक से जो कोई एक चेंज आया है उसे हम नाम क्या देंगे, बोलता है जेनेटिक वेरिएशन. ओके. Such a variation sometimes may be caused by number of the aspects. कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स की वजह से हमारे जेनेटिक मेकअप में जीन में जीन फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ सकते हैं, वेरिएशंस आ सकते हैं. और इसी वेरिएशन के आधार पर हम बोलते हैं कि मे बी कंसिडर्ड एज, हमारा एग्जांपल जो कॉर्डेट्स का बोलेंगे कि मे बी एज द एम्फीबिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम द aqueous as fishes, maybe reptilia originated from the amphibia, ewes may be originated from the reptilia and the mammalia which can be originated from as the ewes. ये सीक्वेंस है हमारा. फिशेस काय में बदल गया, एम्फीबिया काय में बदल गया, रेप्टिलिया काय में बदल गए, एव्स काय में बदल गए, फाइनली मैमल्स. ये सीक्वेंस है इवोल्यूशन का. क्योंकि एक स्पीसीज ने किस में रूपांतरित किया, दूसरी कैसे, तो उनके कैरेक्टर्स क्या हो गए, परमानेंटली चेंज हो गए, वेरिएशन में आ गए. किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन कॉज इन देयर जेनेटिक मेकअप जीन्स. ओके. तो उनके रीजंस क्या हो सकते, कॉज क्या हो सकते. एक स्पीसीज दूसरे नए स्पीसीज में अगर ढल गई है तो ढलते समय में अचानक से उनमें ऐसा क्या कारण था, क्या कॉज थी जो जेनेटिक वेरिएशन मानी गई. चलो, पहली कारण क्या ये हो सकती है, जीन म्यूटेशन. सबसे पहले म्यूटेशन का मतलब क्या है, सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप. हमारी जेनेटिक मेकअप में अचानक से कुछ बदलाव आता है, राइट. ओके. उसे हम म्यूटेशन बोलते हैं. यस, म्यूटेशन से कुछ चेंज आएगा ना. हमने कहा सडन चेंज हुआ है, जो पुराने वाली हमारी जीन्स थी, जो एक परंपरागत अनुवांशिकता से जो कैरेक्टर्स दे रही थी, अचानक से उसी जेनेटिक मेकअप ने कुछ नया चेंज आया तो नेचुरल है, आगे चल के वो जो चेंज हुई जो जीन्स है वो क्या देगी, नई कैरेक्टर देगी ना. तो नेचुरली क्या होगा, नई स्पीसीज में बदलने के लिए नई कैरेक्टर्स ओरिएंट हो रही है. श्योर. तो म्यूटेशन इज वन ऑफ द कॉज फॉर द जेनेटिक वेरिएशन टू ओरिएंट द न्यू स्पीसीज. हमें यही सोचना है, क्या म्यूटेशन एक कारण हो सकता है जेनेटिक वेरिएशन के लिए. अगर जेनेटिक वेरिएशन होता है तो क्या नई स्पीसीज बदल सकती है, नई स्पीसीज इवॉल्व हो सकती है, ओरिजिनेट हो सकती है. यस. पर हमें यह भी पता है कि म्यूटेशन इज ऑफ टू टाइप्स. कौन सी, यूजफुल म्यूटेशन एज यूजफुल चेंजेस and the harmful mutation is the harmful changes or the harmful variation. Useful variation which can be gives their adaptability and the benefit to anyone who living organism which are originated or adapted in a new environment or evolved into new species. कहा जाता है कि जो कोई यूजफुल वेरिएशन है, जो कि यूजफुल म्यूटेशन से आया है, वो उसके लिए बेनिफिट देगा. जो कोई एक नया वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसे बेटर एडॉप्टेशन के लिए बेनिफिट देगा, बेटर एडॉप्टेशन देगा और नई स्पीसीज में ढलता चला जाए. क्यों, तो नए कैरेक्टर्स अपीयर होंगे. पर जो हार्मफुल म्यूटेशन है, हार्मफुल वेरिएशन है, जिसकी वजह से शायद कुछ 2-4 पीढ़ी तक, 2-4 जनरेशन तक ऐसी कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स उसके ऊपर शो होती रहेगी, वेरिएशन शो होता रहेगा. लेकिन हो सकता है कि अचानक से यह हार्मफुल होने की वजह से हमारी डीएनए खुद ब खुद क्या करेगी, उस हार्मफुल वेरिएशन को इलिमिनेट कर देगी और फिर से ओल्डर वन में आ जाएगी. तो क्या उसे न्यू स्पीसीज बोलेंगे. कंसीडर दैट. ओके. चलो, दूसरा इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. क्या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कोई एक कॉज हो सकती है, किसके लिए, जेनेटिक वेरिएशन के लिए हो सकती है या नहीं. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से क्या होता है, कुछ नया मिलता है क्या, कैसे मिलता है. व्हाट इज मीन द रिकॉम्बिनेशन, मिक्सिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल. किसका एग्जांपल दिया मैंने अभी, म्यूल का, राइट. म्यूल इज वन अनदर स्पीसीज rather than older one from the horse and older one from the donkey. Yes, there may be evolved a new species known as the mule. Yes or no. हमने कहा है कि म्यूल किससे जन्म लिया है, इसे जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन हॉर्स विद जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन फ्यूज्ड विद डोंकी. उन दोनों, ये दोनों ओल्डर वन की, लेकिन नया क्या जन्म लिया है, म्यूल. नई स्पीसीज हुई ना, किसकी वजह से, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से.
जिसे हम बोलते हैं मे बी ऑकर्स थ्रू द क्रॉसिंग ओवर। 11th में डिटेल में पढ़ चुके हैं, राइट? ओके, तो मे बी हम ये भी बोल सकते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज वन ऑफ द कॉज फॉर द जेनेटिक वेरिएशन एंड टू इवॉल्व एज अ न्यू स्पीसीज। यस, यस और नो? यस। चलो तीसरी, जीन फ्लो। जीन फ्लो क्या है? फ्लो होते चले जाना। किसका फ्लो होना? जीन्स का फ्लो होना। अरे जीन्स कैसे फ्लो होंगे? कैसे फ्लो होंगे? तो एक जनरेशन से इन जीन्स को कहाँ ले जाया जाता है? अगली जनरेशन में फ्लो किया जाता है कि नहीं किया जाता है? सो दैट इज सेंस एज टू बी द इमेजिनेशन इज द फ्लो। उसे क्या कहा गया है? फ्लो कहा गया। किसका? जीन्स का। एक रीजन दिया है उसने, माइग्रेशन। एक रीजन क्या दिया उसने? माइग्रेशन। यस, माइग्रेशन से। माइग्रेशन से हमने हमारा जो कोई एक विलेज था वो छोड़ दिए और सिटी में जाके बैठ गए। सिटी में जाने के बाद हमारी जनरेशन आफ्टर जनरेशन सिटी के नए नए लोगों के साथ मे बी एज इवॉल्व होती गई, कॉम्बिनेशंस होती गई और कुछ नए जेनेटिक मेकअप के साथ नई इंडिविजुअल्स ने जन्म ली। यस, तो उसमें बोलेंगे जीन फ्लो। कहाँ से आई थी? किसी गांव से आई थी। कहाँ बस गए? जाके किसी सिटी में बस गए। सिटी में ही वो अपने आप को सेटल करके कई सारी पीढ़ियों को जन्म दे रहे हैं। तो इन दिस वे दे मे बी फ्लो एज व्हाट? जीन, सो कॉल्ड द जीन फ्लो। चलो इससे एक बेटर एग्जांपल लेते हैं। एंग्लो इंडियंस सुने हो? एंग्लो इंडियंस नहीं पता? चलो, अब एंग्लो इंडियंस कैसे मानते हैं? हमारे ही इंडियंस अपनी जॉब के सिलसिले में या कोई ऐसी अपनी लाइफस्टाइल की वजह से या कोई ऐसी कुछ रीजंस की वजह से या मे बी बोलेंगे हम कि कोई सर्वाइवेशन की नेचर की वजह से या कुछ ऐसा उनके जीवन में हो जिसकी वजह से अपना देश छोड़ के, कंट्री छोड़ के, यानी हमारे इंडिया छोड़ के शायद कहीं फॉरेन में चले गए। अब फॉरेन में जाने के बाद वो हमेशा के लिए वही बस गए। अब वही बस गए तो आपने टीवी में वगैरह पिक्चर्स में वगैरह देखा होगा कि उस फॉरेन कंट्री में उन्हें परमानेंटली सेटल होने के लिए वहाँ की लड़की से शादी करना पड़ता। ओके, अब अगर वहाँ की लड़की से मैरिड कर लिया, पर्सन कौन था? हमारे इंडिया का, वहाँ जाके सेटल हो गए। ओके, वहाँ से मैरिड कर लिए। अब जो नई जनरेशन होगी उसका कॉम्बिनेशन होगा कौन? इंडियन एंड द फॉरेनर। पर जो कोई न्यू इंडिविजुअल जन्म ले रहा है मे बी बेसिकली वो थोड़ा बहुत तो इंडियन होगा, थोड़ा बहुत तो फॉरेनर होगा। ओके, तो मे बी considered as the एंग्लो इंडियन इज वन सेंस। दूसरी सेंस, हमारे इंडिया के ही मे बी कपल पर हमेशा के लिए फॉरेन में जाके सेटल हो गए। वो अपनी पीढ़ियाँ, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, वही अपनी फॉरेन में निकाल रहे। फॉरेन में सेटल हो चुके कई पीढ़ियों से। ओरिजिनली कहाँ के थे? वो इंडिया के, लेकिन जॉब के सिलसिले या मे भी हम बोलेंगे बिजनेस के सिलसिले या कुछ ऐसे कारणवश वो हमेशा के लिए फॉरेन में रहेंगे। कुछ ऐसी कारणवश, ठीक है, वो फॉरेन में रह गए। पर बेसिकली वो कहाँ के थे? बिलोंग कहाँ करते थे? इंडिया, एंग्लो इंडियन। माइग्रेट कर गए जीन्स, दैट इज कॉल्ड द जीन फ्लो। दैट इज कॉल्ड द जीन फ्लो। हमारे इंडिया के जीन कहाँ फ्लो करके चले गए? फॉरेन। कंसिडर्ड ओके। मे बी इसी तरीके से एक रीजन क्या दिया है उसने? माइग्रेशन। दूसरी रीजन दिया है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको याद है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने कहा था आर स्ट्रेन कैसा था? नॉन पॉइजनस, नथिंग टू कॉज द निमोनिया, नथिंग कॉज टू डेथ। एस स्ट्रेन कैसा था? मे बी पॉइजनस, कॉज टू निमोनिया एंड मे बी कॉज टू डेथ। पर क्या होता है उस एक्सपेरिमेंट में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्या होता है? अचानक से जो डेड वाली एस्ट्रेन है, ठीक है, वो अपने आप को किस में बदल देती है? आर स्ट्रेन। पर आर स्ट्रेन से पूरी कैरेक्टर्स किस में कन्वर्ट कर लेती है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। याद है ना? डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यानी मे बी आर स्ट्रेन ने अपने आप को एक्चुअली अब पूरी तरीके से किस में ट्रांसफॉर्म कर लिया है? एस फॉर्म में। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जीन फ्लो।
यानी एस स्ट्रेन के जीन्स कहाँ फ्लोन कर गए, आर स्ट्रेन में, पर आर स्ट्रेन को क्या बना गए, एस स्ट्रेन. Consider that it is maybe one of the just well known example of an gene flow. So एक माइग्रेशन तो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन. चलो आगे की एस्पेक्ट दी है जेनेटिक ड्रिफ्ट. यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जीन फ्लो इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन. अब अगला दिया जेनेटिक ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, खालीपन आना. जो एक पीढ़ी जात चलते आने वाले जो उसके ओरिजिनल जीन्स थे वो अचानक से जीन्स पूरी तरीके से लैप्स हो गए, कोलैप्स हो गए, उनके वो ओरिजिनल जीन्स नहीं रहे. पर अगर उसी से रिलेटेड, उसी की जनरेशन में से कोई नया अपनी उसी पीढ़ी को चला रहा है, तो नई स्पीसीज के साथ, नई जेनेटिक मेकअप के साथ, तो मे बी इट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीसीज. एक्सटिंक्ट सुने हो आपने, पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन उनके जैसे अपीयर होने वाले, उनसे ही मेल खाने वाले, उनसे रिलेट करने वाले कुछ ऐसे जेनेटिक मेकअप वाले एक नई स्पीसीज भी अभी दुनिया में नज़र आने लगी है. ओके, तो कभी ऐसा भी होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स होती है. डिजास्टर्स नैसर्गिक आपत्तियाँ, कौन सी, अर्थक्वेक है, देन फ्लड है, ठीक है, देन मे बी वोल्केनोज है, देन टाइफून सुने हो, बराबर है, यानी जिसे सागरी तूफान वगैरह बोलते हैं. तो ऐसे बहुत से नेचुरल डिजास्टर्स है जिसकी वजह से क्या हो जाती है, अ लार्ज कंटेंट ऑफ द लिविंग स्पीसीज में भी अंडरगो द एक्सटिंक्शन. तो उनमें से बहुत सी ऐसी लार्ज कंटेंट ऑफ स्पीसीज होती है, कई बार तो एक्सटिंक्शन में तो डायरेक्ट एक्सटिंक्शन नहीं बोलती, इट में भी जस्ट कोलैप्स ऑफ द जीन्स, कि उनके शरीर की जो जेनेटिक मेकअप होती है वो वहीं पर क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से क्या आ जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाता है. जो पीढ़ी जात चलने वाला, जनरेशन आफ्टर जनरेशन में ट्रांसफ़र करने वाला जो जीन मेकअप था, अब ट्रांसफ़र करने वाला ही नहीं रहा, तो कहाँ से ये जीन मेकअप सिमिलरली आगे चलेगा, यही ट्रैप हो जाएगा ना, यही कोलैप्स हो जाएगा, यही क्लोज हो जाएगा. तो फिर इनकी जो पीढ़ियाँ हैं वो कैसे चलेगी, कोई नए जेनेटिक मेकअप से इनसे रिलेट करने वाले. एग्जांपल लेते हैं, वन हु कपल हैव एन ओनली वन चाइल्ड, मे बी इट इज एन सन और डॉटर. एक ऐसी कपल है जिसे एक ही बच्चा है, एक तो वो लड़का है या लड़की है. अब वो धीरे धीरे बड़ा हो चुका है, बड़ी हो चुकी है, इतनी बड़ी हो चुकी है कि उनकी रिप्रोडक्टिव एज भी निकल गई है इसकी कपल की. पर अचानक से ऐसा कुछ हुआ, सडन कॉज डेथ बाय देयर मे बी सन और डॉटर. कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से अचानक से सडन डेथ कॉज कर दे उन पेरेंट्स का, वो जो बेटा या बेटी थी. यानी हम ऐसा बोलेंगे, हमने सुना है एक कुलता एक मुलगा, सो एक ही बेटा था, एक ही बेटी थी, पर अचानक से उसने ऐसा कुछ हुआ कि सुसाइड कर लिया, ऐसा कुछ हुआ कि डेथ कॉज कर गया, ऐसा कुछ हुआ कि बीमारी हुई और डेथ कॉज हुई, या एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में मारे गए, एक ही था. अब जो पेरेंट्स थे उनके जो मे बी जेनेटिक मेकअप थे उस बेटे में थे, बेटी में थे, सडन डेथ कॉज कर गए, उनके जेनेटिक मेकअप कोलैप्स हो गए, उनकी एज भी नहीं है कि अब नए बच्चे को जन्म दें. कंसिडर that may be just understood as one of the example as the genetic drift. जेनेटिक मेकअप में अब खालीपन आ गए, पर अब उनका वंश आगे चलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली चलेगा. कैसे, उसका भाई या जो भी पेरेंट्स में से जो एक फादर था, उसका भाई का बेटा, वो अपनी जेनेटिक मेकअप से आगे चलेगा, उसकी स्पीसीज आगे जाएगी. ठीक है, एक नए जीन्स के साथ ये जीन्स ड्रिफ्ट में आ गए. मे बी जो मदर थी वो मदर की बहन होगी, या मदर की जो भी कंसिडर करते हैं कि भाई होगा, उसमें भी तो मदर के कुछ ना कुछ जीन्स है ना. कंसिडर भाई बहन भी तो ओरिएंट करते हैं ना सिमिलर जेनेटिक मेकअप में. कभी आपने सुना होगा ना, मैंने बताया भी है पहले कि हम लोग हमारे पापा जैसे नहीं, मम्मी जैसे भी नहीं, मामा जैसे दिखते हैं, मौसी जैसे दिखते हैं. क्यों दिखते हैं, सोचा क्यों नहीं, वो दोनों बहनें हैं तो नेचुरल है ना, उन दोनों बहनें में उसके पेरेंट्स के जीन्स है ना, तो नेचुरल है. तो वही सिमिलर जीन्स दो बहनों में, तो उनके बेटों में भी तो वही जीन्स जाने वाले हैं, तो सिमिलरिटी आ सकती है ना.
कभी कभी तो दो बहनों की जो बेटी है, यानी मौसी की जो लड़की होती है वो हमारे जैसे दिखती है, मौसी का बेटा हमारे जैसे दिखता है, मामा का लड़का या मामा की लड़की हमारे जैसे दिखती है। हाँ होता है, क्योंकि जेनेटिक मेकअप वही है, कुछ ना कुछ तो जीन्स उसके पेरेंट्स से ही ओरिएंट होते आते चले आ रहे। तो उसी बेस पर कंसिडरेशन में कि वहाँ पर जो ओरिजिनल पेरेंट थी, उन ओरिजिनल पेरेंटेज के जो जेनेटिक मेकअप थे, उस डेथ के साथ, उनकी बेटा या बेटी के डेथ के साथ ड्रिफ्ट में आ गई, लेकिन अभी भी कई नई जीन्स के साथ, नई जेनेटिक मेकअप के साथ उनकी पीढ़ी आगे चलेगी। बस किस नाम से? उनसे रिलेट करने वाले ब्रदर सिस्टर्स या जो भी होंगे उनकी स्वरूप में। कंसिडर दैट। सो चलो नेक्स्ट, क्रोमोसोमल एब्रीवेशंस। अब सबसे पहले तो एब्रीवेशन क्या, क्रोमोसोम तो समझ में आता है, एब्रीवेशन का मतलब क्या है? एब्रीवेशन मीन्स टू दैट देयर मे बी a changes in rearrangement of an genes on chromosomes. Changes in rearrangement of genes on chromosome. Consider it is one of the chromosome, and maybe such a chromosome have to be example as operon. P O R I. Suppose maybe I Z Y A. कुछ विभाग में ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर लीनियरली अरेंज कई सारे नंबर ऑफ जीन्स होते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रमोटर जीन, ऑपरेटर, रेगुलेटर, देन स्ट्रक्चरल जीन्स, ZYA हमें पता है कि 3 एंजाइम्स बताते हैं, कंसीडरेशन दैट। ठीक है, इस तरीके से कितने एंजाइम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये कैसे अरेंज है? एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज है, अपनी अपनी पोजीशन के साथ है। पर अगर एब्रीवेशन हो रहा है इस क्रोमोसोम पर, यानी इनकी जो अरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट है, वो अचानक से चेंजेस हो जाती है, चेंज में आ जाती है। कैसे? अंडर दैट फर्स्ट टू नोन हैज टू बी द डिलीशन। इसमें से ऐसी एक जीन है अचानक से डिलीट हो गई, कमजोर हो गई, और जिसे बोलेंगे ये जीन डिलीट हो गई, अगली पीढ़ी में कैसी जाएगी? Loss of gene. Loss of gene from such a genetic makeup. That is called a chromosomal aberration, but by known as to be the deletion. हाँ, इस ये जो इशू है इसे अच्छे से करके रखना है। चलिए, जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक मेकअप में वेरिएशन है, वेरिएशन में भी क्रोमोसोमल एब्रीवेशंस। सिलेबस कितना कहा, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कितना भी रिड्यूस हो जाए, लेकिन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी आपको अच्छी तरीके से करना है। और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का हर एक जो इशू है वो बहुत ध्यान से करना है। याद रखिए, कई सारे अलग अलग तरीके से 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क या मैच द पेयर्स है, या मे बी इसमें मैच द पेयर्स आएगा, क्रोमोसोमल एब्रीवेशन बताते कैसे। चलो, पहला पता चला क्या है? डिलीशन। डायग्रामेटिक स्केच में दिया है, क्या दिया है? जीन्स के नाम दिए A B C D E F G H, बराबर है। D और E वाला जीन डिलीट हो गया, तो अब क्या बचा रहा? अगली पीढ़ी में कौन से जीन जाएंगे? A B C, E के बाद F G H। कंसीडर दैट। चलो, दूसरा बोला है उसने डुप्लीकेशन। हम बोलते हैं कि मे भी कंसीडरेशन में अब ये R वाला जो जीन है ये बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने के बाद कंसीडरेशन में ये अपनी पोजीशन कौन सी तय करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज मे भी कंसीडरेशन में या रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेशन और रिपीटेशन, फिर से R, बाद में I Z Y A, क्या हुआ? रिपीट हुआ। अब तय करता है कि वो जस्ट इसके बाद वाले पोजीशन पर लगेगा या लास्ट टर्न वाले लगेगा या लेटर ऑन वाले जीन्स के बाद लगेगा। कंसीडर, सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डुप्लीकेशन और रिपीटेशन। चलो, तीसरा दिया इन्वर्शन। इन्वर्शन में हमने जस्ट अभी जो हमारा एक बेसिक ओपेरॉन है, इस बेसिक ओपेरॉन में क्या था? P के बाद O के बाद R के बाद I, then Z Y A, सपोज टू बी।
ये एक सीक्वेंस था। अब हमने क्या कहा है कि क्या होने वाला है एब्रिविएशन में रीअरेंजमेंट चेंज होने किस नाम से, इन्वर्शन, किस नाम से, इन्वर्शन। चलो पहले 3 को पकड़ते, POR राइट, चलो या कंसीडर सीक्वेंस में वो कैसे हैं, POR। अब ये शायद इस तरफ जुड़ेंगे, लेकिन कैसे जुड़ेंगे, ROP, that is called as to be the inversion। कैसा था, रेगुलरिटीज में प्रमोटर देन ऑपरेटर देन रेगुलेटर, पर ये इन्वर्शन में कैसे जुड़ गया, पहले रेगुलेटर देन ऑपरेटर देन प्रमोटर। वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कभी भी क्या चाहिए किसी चीज को वर्कआउट करने के लिए, प्रमोटर, पर कौन आ रहा है, रेगुलेटर। कुछ तो चेंज आएगा उस जेनेटिक मेकअप, उस पर्सन में, उस इंडिविजुअल में नई कैरेक्टर आएगा। दैट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ व्हाट, ओरिजिनेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज, न्यू कैरेक्टर्स। ठीक है, चलो चौथी दी है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में सेकंड पोजीशन पर कौन है, ऑपरेटर। सेकंड पोजीशन पर कौन है, ऑपरेटर, पर वो ट्रांसलोकेशन, लोकेशन पोजीशन बदल रहा है। यहाँ यहाँ मेरी सेकंड पोजीशन पर O था, R आ गया, यहाँ कंसीडरेशन में R, ZY, शायद यहाँ वो ज्वाइन हो रहा है। क्या किया उसने, सेकंड पोजीशन बदल के कौन सी पोजीशन पर चले गए, 7th पर। कंसीडर दैट ट्रांसलोकेशन, क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन बदल रहा है। सेकेंड पोजीशन पे एक ऑपरेरॉन की बेस पर जो ओरिजिनल जेनेटिक मेकअप था, जो क्रोमोसोम पर जो एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ जीन्स, क्या थी, लीनियर सीक्वेंस ऑफ जीन्स थी, वो अचानक से रीअरेंजमेंट में चेंज कर रहा है, एब्रिवेट कर रहा है। किस बेस पर एब्रिवेट कर रहा है, तो सेकेंड पोजीशन से वहाँ से डिलीट हो रहा है, कहाँ वो अपने आप को नए सिरे से ऐड कर रहा है, कहाँ, 7th पोजीशन। दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। कंसीडर that all type of just variations in genetic makeup, but on the rearrangement on chromosomes is called the chromosomal aberration। चलो 4 पॉइंट मिले। मैच द पेयर 2 मार्क के लिए बन सकती है, कौन सी, अंडर द क्रोमोसोमल एब्रिवेशन, वन हु, डिलीशन, सेकंड वन डुप्लीकेशन, तीसरी इन्वर्शन, और चौथी श्योर। चलो डिलीशन को क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ जीन। देन डुप्लीकेशन को क्या बोलेंगे, कॉपी एंड रिपीटेड और डुप्लीकेशन ऑफ है ना जीन। चलो इन्वर्शन को क्या बोलेंगे, चेंज द रीअरेंजमेंट ऑफ जीन्स। चलो देन लास्ट वन क्या बोलेंगे, चेंज द पोजीशन ऑफ जीन्स। लोकेशन यानी पोजीशन, जगह बदलता है। दिमाग में रखो ये वर्ड कि कितनी छोटी छोटी सी वेरिएशन है। वर्ड से ही हम खुद जानेंगे कि अगर उसने ओन वर्ड में दिया है तो पहले समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। निकाल के मैच द पेयर 2 मार्क के लिए, ओके। या शॉर्ट नोट भी देते हैं, शॉर्ट नोट ऑन क्रोमोसोमल एब्रिवेशन। इशू बहुत इजी है, सिर्फ 4 पॉइंट देनी है, 4 डायग्राम बनानी है। कौन सी 4 पॉइंट है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन एंड ट्रांसलोकेशन। चलो दूसरा इशू है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन को कैसे कंसीडर करेंगे, यस, ठीक है। There may be going on a mutation, but mutation is of 2 types, useful and the harmful. But we know that the useful mutation gives rise to be a better, adaptable and the beneficial character, which are to be benefit for the survival in the nature, called as the survival for the fittest, and which is selected by nature, so called as to be the natural selection। इसे हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब उस लिविंग बीइंग को, उस लिविंग स्पीसीज को इस इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में बेटर एडॉप्ट होने के लिए, सही तरीके से जीने के लिए फिटेस्ट हो रहा है। फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल के लिए जो कैरेक्टर्स उसने अडॉप्ट की है, उस कैरेक्टर की वजह से नेचर ने ही उसे इस सर्वाइवेशन में फिटेस्ट किया है। तो मे बी जस्ट इमेजिन टू कॉल्ड सिलेक्टेड बाय नेचर, कि नेचर ने खुद उसे सिलेक्ट किया, सो जस्ट नोन एज द नेचुरल सिलेक्शन। ओके, लेकिन आपको क्या पूछा जाए,
शॉर्ट नोट ऑन नेचुरल सिलेक्शन पूछा गया तो भी नेचुरल सिलेक्शन का मतलब देना है और सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल देना है। कौन सी पढ़ चुके हैं, व्हाइट पेपर मॉथ कन्वर्टेड इनटू द ब्लैक पेपर मॉथ। और दूसरी तरह से ऐसा पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट ऑन नेचुरल सिलेक्शन एज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, या सिंपली शॉर्ट नोट ऑन इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म झट दिमाग में आना चाहिए, इतना समय भी नहीं। क्या बता चुके आपको पहले, बिफोर एज द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन बिफोर देयर में बी ओनली एंड ओनली हैव एन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। ब्रिटेन में औद्योगिकरण नहीं था, तो उसके पहले तक, औद्योगिकरण के पहले तक कैसा था ब्रिटेन, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में था। So in those environment there may be one whose species called as to be the white pepper moth, which can be easily survive in such an environment of an Britain. But after industrialization, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन, कारखानदारी, औद्योगिकरण बढ़ा। बट ब्रिटेन एट दैट टाइम नोन एज टू बी अ ग्रेट ब्रिटेन, उस समय वो ब्रिटेन कौन हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया। और उस समय क्या हुआ, उस समय क्या हुआ, द कार्बन, स्मोक, डस्ट एंड मे बी द सम ऑफ द blackish color of an dust which can be settled on the tree trunk, grass on in environment. Due to that, such a white pepper moth may be easily predated by the predator, and maybe number of such a white pepper moth is sudden reduced by a white pepper moth। उस काले काले कलर में, काले काले एनवायरनमेंट में इजीली प्रीडेटर को नजर आ जाती थी और प्रीडेटर उसे प्रीडेट कर जाता था, खा जाता था, जिसकी वजह से अचानक से उनका नंबरिंग क्या हुआ, कम हुआ। So due to mutation and also called as by natural selection, actually called as the natural selection, the genetic makeup may be cause sudden change and white pepper moth which may be converted into the black pepper moth, which is maybe hiding those black environment and may be cause as the survival for the fittest and number is to be increased। अब मेलानिज्म, इंडस्ट्रियल तो पता चला, मेलानिज्म का रियल मतलब क्या है, हमारी स्किन में हम सावले हैं, गोरे हैं, वेरी फेयर है, एंग्लो इंडियंस है, मे बी फॉरेनर्स है, किसकी बेस पर, कंसंट्रेशन ऑफ द मेलानिन which are synthesized in our skin cells, a protein मेलानिन। हमारी स्किन सेल्स में, किसके शरीर में कितना मेलानिन बन रहा है, उसके आधार पर हम स्किन से एक्सटर्नली कैसे, कौन सी कलर में अपीयर होते हैं, सावले हैं, काले हैं, गोरे हैं कि बहुत गोरे हैं, कंसीडर। तो बिल्कुल उसी तरीके से व्हाइट पेपर मॉथ की विंग्स में मेलानिन एक कलर, कौन सी कलर में बदल गया था, व्हाइट से ब्लैक में अपीयर हो रहा था। मेलानिन का परसेंटेज, कंसिडरेशन एज मेलानिन का कलर का परसेंटेज क्या हुआ, ब्लैक पेपर मॉथ में इंक्रीज हो गया, जिस वजह से इसे क्या नाम दिया गया, इस एग्जाम्पल को इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। कंसिडर दैट and maybe it is just followed by nature as called the natural selection, which may be evolved a new species which is survival of the fittest। Consider that। चलो इतना समझ में आया, क्लियर।